पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने प्रीवियस टर्न पे कई क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ में करेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम। तो पेंडुलम प्रॉब्लम में देखिए कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक पेंडुलम है या दो पेंडुलम है, ऐसे दो पेंडुलम यहाँ पर, पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2, दो पेंडुलम थे यहाँ पर। तो इनको क्या कर दिया गया, चार्ज दे दिया गया। चार्ज दिया जाएगा तो ये कैसे आ जाएंगे, ऐसे, क्योंकि इस पर फोर्स लगने लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, तो कुछ ये इस टाइप से आ जाएंगे। तो इसका मैं फाइनल कंडीशन बना रहा हूँ, ये इनिशियल कंडीशन था। फाइनल कंडीशन में जो हमारे पास दिखेगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ऐसे, और ये लेंथ हम मान ले रहे हैं एल है, एल लेंथ, एंड फोर्स लगने के बाद ये थीटा एंगल पर, थीटा यहाँ से वर्टिकल से ये थीटा एंगल इधर डेविएट हो गया। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं प्लस प्लस चार्ज है, तो इस पर एक दो अपोजिट फोर्स लगेगा, और इधर ये फोर्स क्या लगा, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ई किसके इक्वल टू होगा, अच्छा देखिए ये इसके बीच का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, थीटा के साइड में इसको क्या कर रहे हैं रिजॉल्व, और इस साइड में रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, एल साइन थीटा। ऐसे ही ये भी एल है, तो इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा 2l साइन थीटा, तो ये हो गया 2l साइन थीटा। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए एक फोर्स तो इस पर ये लग रहा था, एक फोर्स क्या लगेगा, mg वर्टिकल डायरेक्ट नीचे की तरफ लगेगा, और एक फोर्स लगेगा इस पर T टेंशन। तो इस टेंशन के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर को, अगर ए एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो T को इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T कॉस थीटा। इसी T को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए अगर ये किसमें है, इक्विलिब्रियम पर, और इस पर कितने चार्ज, यहाँ पर ये भी मान लेते हैं कि इसका चार्ज जो है Q है और मास M है, इसका मास M है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में कितने फोर्स लग रहे हैं, 4। अगर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, बट उसको हमने एक फोर्स को दो फोर्स में डिवाइड कर लिया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिससे हमें लिखने में आसानी हो, फोर्स को इक्वल करने में आसानी हो। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो mg को कौन बैलेंस करेगा, t cos थीटा, और fe को कौन बैलेंस करेगा, t sin थीटा। और यहाँ fe इक्वल टू हो क्या जाएगा, fe इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान दोनों के बीच का दूरी या डिस्टेंस, तो वो क्या है 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया 2l साइन थीटा का स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फोर्स बैलेंस करना है। तो टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, अगर इक्विलिब्रियम में है एफ ई, तो यहाँ से आ जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, या फोर्स ही हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपान 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन बहुत ढेर सारे से बन सकते हैं। इसमें देखिए वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल t, यहाँ पर q1 q2 मान लेते हैं, चलो कंफ्यूज ना हो जिसके लिए, क्योंकि q पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ q1 q2, और यहाँ भी हो गया q1 q2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो t वेरिएबल, एक वेरिएबल, थीटा दो वेरिएबल, q1 q2 को भी अगर मान लें तो 2 2 4 वेरिएबल, l 5 वेरिएबल, और क्या वेरिएबल हो सकता है, m 6 वेरिएबल। तो अगर Q1 Q2 में अलग अलग वेरिएबल मान रहे हैं तो 6 वेरिएबल, अगर Q1 Q2 को एक ही वेरिएबल मान रहे हैं चार्ज तो 5 वेरिएबल।
तो अगर 6 वेरिएबल मान रहे हैं तो उसमें हमारे पास इक्वेशन कितने हैं 2, तो कितने अननोन को हम सॉल्व कर सकते हैं 2। तो अगर हम 6 वेरिएबल टोटल मान रहे हैं तो कितना हमें दिया होना चाहिए 4 दिया होगा, कोई भी 4 वैल्यू इसमें से दिया होगा तो 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर Q1 एंड Q2 को एक ही हम मान रहे हैं कि मान लो ये इक्वल हो जाए तो टोटल 5 वेरिएबल हो गए, तो टोटल 5 वेरिएबल अगर हो गए तो उसमें से कितना दिया होना चाहिए 3 दिया होगा, तो कोई भी 2 हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप पेंडुलम वाले कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसको पेंडुलम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम का भी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लॉम्बीज थ्योरम। तो अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी इस पर हम एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। मान लो ये हमारे पास एक पेंडुलम था, ये एक पेंडुलम है, इस पे चार्ज Q और ये मास M, AM2, ये यहाँ से एंगल बना रहा है θ1, यहाँ से बना रहा है θ2, क्योंकि अब एंगल M1 M2 को हमने चेंज कर दिया तो एंगल चेंज हो जाएगा। Q चार्ज सेम है। अब यहाँ पर देखिए M1 ग्रेटर देन M2, M1 बड़ा है M2 छोटा है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है θ1 इक्वल टू θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, थर्ड θ1 लेस देन θ2। तो ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखो मास क्या है, मास M1 बड़ा हो गया, M1 बड़ा हो गया तो mg नीचे की तरफ लगेगा, तो ये किधर ले जाएगा। मान लो ऐसे हमारे पास 2 मास हैं, इस वाले हाथ में हमने मास बढ़ा दिया, तो इस वाले हाथ में मास बढ़ाओगे तो ये हाथ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और ये अगर इस मास के द्वारा भी इस पर एक फोर्स लग रहा हो इन द लाइन ज्वाइनिंग, तो इसको ये जब ये नीचे को जाएगा तो इसको ऊपर ये क्या कर देगा, ऊपर पुश कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, Q1 छोटा हो जाएगा, Q2 बड़ा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, Q1 लेस देन Q2, ये वाला आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम मान लें इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने Q1 कर दिया, यहाँ पर Q2 कर दिया, तो क्या आंसर पर कोई चेंज होगा, क्या आंसर पर कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा Q1 Q2 करने से। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है, तो और इक्वल लग रहा है। अगर आपका Q था तब भी फोर्स इस पर जो Fe फोर्स लग रहा था वही इस पर भी Fe लग रहा था। अब अगर Q1 Q2 कर दिया तो भी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब भी सेम लग रहा है, इधर QE ही लग रहा है, इधर भी QE लग रहा है। डिफरेंस किस में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में, mg में डिफरेंस आ रहा है। तो Q यहाँ पर Q सेम चार्ज हो या अलग चार्ज हो, उससे थीटा पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कुछ इस टाइप से पूछा होता कि M1 इक्वल टू M2 एंड Q1 ग्रेटर देन Q2, तो कौन सा ऑप्शन सही होता, M1 इक्वल टू M2 एंड Q1 ग्रेटर देन Q2। तो हमने बोला Q से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ रहा है, M से। Q कुछ भी एंगल में चेंज नहीं करेगा क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हो जा रहे हैं। अगर M1 M2 बराबर हो गया इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया, और Q1 ग्रेटर देन Q2 से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेम है। तो इस वाले कंडीशन में अगर ये दोनों फॉलो करें तो आंसर क्या आएगा, θ1 इक्वल टू θ2। ये आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो भैया, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर ये मान लो हमारे पास ऐसे ही एक पेंडुलम था, और ये यहाँ से एंगल बना रहा है 45, ठीक है, 45 एंगल बना रहा है। ये लेंथ है L,
प्लस चार्ज प्लस प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हो जिससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, रिपल्सन। तो यहाँ पर बोला गया है इफ थीटा इक्वल टू 45 देन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम and theta equal to 60, then released, find out acceleration of mass m। इसका मास क्या है? मास m एंड चार्ज q। मास दोनों पर मास m है एंड चार्ज q। तो इस पर क्या बोला गया है? फर्स्ट कंडीशन इफ थीटा इक्वल टू 45 देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 60 देन रिलीज फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मास m। मतलब पहले थीटा इक्वल टू क्या है? 45। तो ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब थीटा को क्या कर दिया गया? 60 और रिलीज कर दिया गया है। तो उस जब हम रिलीज कर रहे हैं उस मोमेंट पर हमें क्या बताना है? इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से हमारा फिगर बना। अब इधर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इधर क्या लगेगा? mg। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये l, तो ये l साइन 45, l cos 45। तो l cos 45 क्या हो जाएगा? l बाई रूट 2 और इधर वाला l बाई रूट 2। तो टोटल कितना हो गया? ये दोनों को ऐड करेंगे तो रूट 2l। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फोर्स कितना लग जाएगा? इधर देखिए इसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या लगेगा? के क्यू। यहाँ पर भी चार्ज अलग अलग भी ले सकते हो, Q1 Q2 या सेम भी ले सकते हो। तो चलो Q1 Q2 ही ले लें। यहाँ Q1 यहाँ Q2। तो K Q1 Q2 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया फोर्स, इधर हो गया mg और इधर क्या लगेगा? T। अब यहाँ पर देखो इधर ऊपर को क्या लगेगा? जैसे हमने भी पिछले वाले में बताया था T, ये 45 तो ये 45, तो ऊपर लगा t cos 45 मतलब t बाई रूट 2। इधर क्या लगा? t साइन 45 मतलब ये भी हो जाएगा t बाई रूट 2। ठीक है। तो t बाई रूट 2 किसको बैलेंस कर रहा है? t बाई ये वाला t बाई रूट 2 k Q1 Q2 बाई 2l स्क्वायर एंड दूसरा वाला t बाई रूट 2 किसको बैलेंस कर रहा है? ये वाला mg को। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। तो k Q1 Q2 बाई 2l स्क्वायर इक्वल टू mg। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गया। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये आपको कंफर्म है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो t को कैंसिल करेगा। तो इसका रिजल्टेंट अगर यहाँ से जाएगा और वो रिजल्टेंट क्या है? 45। तो यहाँ से भी क्लियर है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी इसका रिजल्टेंट 45 पर जाएगा। तो अगर आपको ये इक्वेशन ना लिखना होता तब भी आप यहाँ से इसको लिख सकते थे कि इसका रिजल्टेंट अगर यहाँ से 45 बना रहा है, 45 अगर 45 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये और ये इक्वल होंगे तभी 45 पर जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते थे, ये फोर्स और ये फोर्स को डायरेक्ट इक्वल कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन तो ये था। आप सेकेंड वाले कंडीशन में जा रहे हैं। सेकेंड वाला कंडीशन क्या है? सेकेंड वाला कंडीशन कुछ इस टाइप से है कि अब एंगल कितना हो गया? 60। ठीक है। अब एंगल हमारा हो गया 60। ये एंगल 60, ये एंगल भी 60। ठीक है। ये L √3l/2, ऐसे ही इधर वाला भी हो गया √3l/2 यहाँ तक। तो इन दोनों को अगर पूरा निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब दोनों ऐड होंगे
तो ये डिस्टेंस कितना, इधर हम बना नहीं रहे हैं, ऐसे ही लिख ले रहे हैं, दोनों को ऐड करके, दोनों ऐड करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी इधर डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो √3l यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज, Q1 चार्ज, इधर Q2 चार्ज, और मास m, उसका भी मास m। Q2 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी फिगर बनाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर देखो फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है mg, इधर फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो क्या होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये पूरा दूरी, तो पूरी दूरी क्या होगा, √3l², ये हमारे पास फोर्स लगा। अब यहाँ पर देखो टोटल हमें एंगल निकालना है, इसको हम अगर ऐसे बाहर बढ़ा दे रहे हैं तो ये एंगल कितना हो गया, अगर ये ऊपर वाला 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60, अगर ये 60 हुआ तो ये कितना हो गया 30। अब ये जो लाइन आ रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें क्या देखना है, एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कहाँ पर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये आ गया, और इधर एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर नीचे g है तो ये कितना, ये देखो ये पूरा एंगल कितना है, ये लाइन सीधे जा रही है, उससे ये सीधा लाइन आ रहा है परपेंडिकुलर, इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन से इस लाइन के बीच में एंगल कितना हो गया 90, और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। ये सबको क्लियर है। फिर से देखो, ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन, इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इसका, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, दोनों मिला के 90, 60 + 30 मिला के 90। तो इधर क्या लगता है एक्सेलरेशन g, तो इधर क्या लग जाएगा g cos 60। ये सबको क्लियर है। इधर एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की डायरेक्शन में g, फोर्स mg है, बट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो mg/m मतलब g, तो g को इधर रिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा g cos 30। क्लियर है, g cos 30। अब ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, देखो इसके एक्सेलरेशन को कम कर रहा है। अब इसी लाइन को हम ऊपर बढ़ाते हैं, जो ये लाइन नीचे गया था, इसी लाइन को डायरेक्ट ऐसे ऊपर बढ़ा लो, तो ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 एंगल बना रहा है, और ये एंगल क्या है 60, तो ये एंगल कितना 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये एंगल 60, क्योंकि इस लाइन से ये लाइन 90 बना रहा है, 30 + 60 = 90। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो गया 60। अब यहाँ पर देखो ये फोर्स है, ये क्या है फोर्स है। अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो इसको m से डिवाइड कर देंगे, तो इसको m से डिवाइड कर देंगे अगर एक्सेलरेशन लिखना हो। तो इसके कारण इधर एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसको m से डिवाइड करेंगे और उसका क्या ले लेंगे cos 60। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन की हम इधर बात करें तो ये एक्सेलरेशन इधर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई m, मतलब g इधर लग रहा था। ऐसे ही हम यहाँ अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको भी m से डिवाइड कर दो, तो अब ये क्या हो गया एक्सेलरेशन इन इस वाले डायरेक्शन में, किसके कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स से। तो इसको हमने अगर m से डिवाइड कर दिया, यहाँ ठीक से m लिख दे रहे हैं, m से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक्सेलरेशन ये हो गया। अब इसी एक्सेलरेशन को किधर रिजॉल्व कर दो 60 डिग्री पर, तो इस एक्सेलरेशन को अगर इधर रिजॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाई m, और ये हो गया 3l² इंटू cos 60। ठीक है, ये सबको क्लियर है, इंटू cos 60। ये हो गया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये हो गया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट g
cos 60 माइनस ऊपर जो है उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m 3l स्क्वायर इंटू cos 60। अब यहां देखिए जो हमारा पहला इक्वेशन था, यहां से k Q1 Q2 बाई l स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो यहां से k Q1 Q2 बाई l स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mg। तो इस वाले जगह पर k Q1 यहां पर है 3m, इस इतने पॉइंट पर हम क्या पुट कर देंगे k Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर, k Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 2mg। तो ये हो गया g cos 30 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 3m इंटू k Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा 2mg इंटू cos 60 1 बाई 2। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, g नहीं कैंसिल आउट होगा, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से g कॉमन हो गया, यहाँ से आ गया रूट 3 बाई 2 माइनस 2 कैंसिल आउट 1 बाई 3, ये क्या आ गया a नेट, मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a नेट। तो ये हमारा आंसर आ गया g रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट अगर आप लोग ध्यान से इसको समझोगे, जो जो स्टेप मैंने समझाया है हर एक स्टेप आप निकालोगे, यहाँ से इक्विलिब्रियम निकालोगे और यहाँ से क्या निकालना है मेन एंगल निकाल के दोनों इधर एक्सेलरेशन g को इधर रिजॉल्व कर देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो इधर एक्सेलरेशन आ रहा है फोर्स अपान m, इसको इधर 60 डिग्री पर रिजॉल्व कर देना है, और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो g cos 30 माइनस इसका जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसका cos 60 ले लेना है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा g cos 60 माइनस ये वाला g cos 30 माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी एक्सेलरेशन है उसका cos 60 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर हम एक थ्योरम समझ रहे हैं, लॉम्बीज थ्योरम। इस थ्योरम का यूज करके पेंडुलम वाले प्रॉब्लम कहीं कहीं बहुत ईजी हो जाते हैं। ये नॉर्मली ये वेक्टर का पार्ट है, वेक्टर में पढ़ाया जाता है आपको लॉम्बीज थ्योरम। लॉम्बीज थ्योरम की हेल्प से क्या होता है कई क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं। तो यहाँ पर लॉम्बीज थ्योरम का देखो क्या होता है, अगर किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हों, किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हों F1 F2 F3, और इसके सामने का एंगल हम ले रहे हैं अल्फा, इसके सामने का एंगल बीटा और इसके सामने का एंगल गामा। अल्फा बीटा गामा इसके करस्पॉन्डिंग इसके सामने के एंगल हैं। तो इस पर पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ये तीनों इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब क्या हो गया F1, इस पर जो F नेट लग रहा है मतलब इस वाले पॉइंट पर F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, मतलब सबका वेक्टर सम क्या होना चाहिए 0, तभी इक्विलिब्रियम पर होगा जब तीनों फोर्स का वेक्टर सम जो होगा वो क्या होगा 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये F1 प्लस F2 प्लस F3 का वेक्टर सम जो होगा वो 0 होना चाहिए, मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है। तो उसके लिए एक कंडीशन आता है यहाँ पर, उसके लिए लिखते हैं F1 अपान साइन अल्फा, F1 अपान साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज करके कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ इस टाइप से था, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन कि ये 45 पर है, ये 45, ये L ऐसे दिया हुआ था।
तो अगर इसमें ये बता दिया, ये निकालना हो कि टेंशन निकालना है, तो हमने अभी दो फार्मूले बनवाए थे इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। एक टी कास थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, mg को, एंड टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। उसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे आप निकालोगे ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अगर इसमें क्या यूज करो, लाम्बेज थ्योरम, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। ये क्यू एम ये सब एज्यूम कर लेना अपने आप, अब हर एक में नहीं बोलेंगे, चार्ज क्यू एंड मास एम। तो ये टी है। अब यहाँ पर देखो इसका नीचे क्या लगा, फोर्स mg, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है Fe। तो यहां पर हमें निकालना क्या क्या है, T निकालना है। T निकालना है तो यहां पर देखो ये एंगल कितना हो गया 45, ये एंगल कितना है 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 135, ठीक है। ऐसे ही ये एंगल देखो, ये किसके सामने का एंगल हो गया, mg के सामने का ये एंगल हो गया mg के। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, टी के फ्रंट वाला, टी के सामने वाला, तो ये पहले से ही पता है 90 है। बस अब इसमें थेवेनिन थ्योरम लगा दो एक लाइन में आंसर। तो ये हो गया टी अपान साइन 90, टी अपान इसके सामने का एंगल साइन 90 इक्वल टू mg अपॉन इसके सामने का एंगल साइन 90 प्लस 45, तो ये कितना हो गया साइन 135। तो t अपान साइन 91, तो यहां से आ गया t, mg अपान, इसको दो टाइप से आप लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो mg अपान साइन 135 या mg अपान कॉस 45, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा 45 आ गया। इसकी वैल्यू सबको पता है 1/√2, तो mg अपान 1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा, तो यहां से क्या हो गया t इक्वल टू √2 mg या mg√2। तो यहां से ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया टेंशन का। बट अगर इसको हम क्या करते, जो हमारे पास दो इक्वेशन था, अगर उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इसको क्या करते, सॉल्व करते, तो ये हमारा काफ़ी बड़ा सा, मतलब काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ता, उसके बाद ये हमारा सॉल्व हो जाता। तो इधर देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और डिस्कस कर दे रहा हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास दो पेंडुलम है, दो पेंडुलम कैसे थे, ऐसे, यहाँ पर एक पेंडुलम यहाँ पर था और एक पेंडुलम यहाँ पर था। अभी तक हम इस पर क्या सेम चार्ज दे रहे थे, तो ये दूर भाग जा रहा था, और ये दूरी मान लो d है, ये दूरी दोनों के बीच की d है, d, और एक पर हमने क्या दे दिया -q, एक पर +q, -q एंड +q। तो अब क्या लगेगा इन दोनों में अट्रैक्शन, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा और ये वाला इस टाइप से हो जाएगा, मतलब ये सीधा आएगा, इस टाइप से हो गया। तो ये फाइनल कंडीशन हो गया। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, कंफ्यूज ना होना जिससे, इसको हमने हटा दिया इनिशियल कंडीशन को, ये हो गया माइनस, ये प्लस। अब इस पर फोर्स कैसे लग रहा है, अब फिर से वही कहानी करना है। एक तो पहले ये निकाल लेना है कि ये दोनों के बीच का दूरी क्या है। तो अगर ये मान लो ये यहाँ से थीटा एंगल इधर चला गया, ये यहाँ से भी थीटा एंगल क्या चला गया, इस साइड में चला गया, तो यहाँ पर देखो ये अगर थीटा आया तो ये भी थीटा होगा, तो ये लेंथ क्या था L, तो इधर लेंथ क्या हो जाएगा L कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा L साइन थीटा, ये हो गया L साइन थीटा। ऐसे इधर भी ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा L साइन थीटा। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया D माइनस L साइन थीटा इधर, L साइन थीटा इधर, तो 2L साइन थीटा, ये हो गया दोनों के बीच का इफेक्टिव लेंथ, D माइनस 2L साइन थीटा। अब इधर देखिए फोर्स क्या लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है Fe, और इधर एक फोर्स इधर नीचे को लग रहा है mg। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इधर T, ठीक है, T, और ऊपर को इसका कंपोनेंट आएगा ये एंगल थीटा, तो इधर आएगा T कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट, अब देखो ये फोर्स इधर नहीं लग रहा है, ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया Fe, और इस T का कंपोनेंट अब इस साइड में आ जाएगा T साइन थीटा, ठीक है।
तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, और एफ ई क्या हो जाएगा के, चार्ज हम अलग अलग मान रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी, तो इधर हो गया Q1, यहाँ हो गया Q2, ये माइनस Q1 प्लस Q2, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी D माइनस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, D माइनस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। T साइन थीटा इक्वल टू T साइन थीटा, जो ये वाला कंपोनेंट है, ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ऐसे ही T कॉस थीटा इक्वल टू mg, तो यहां से इन दो इस टाइप के दो इक्वेशन बनेंगे और इससे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में अगर m हम चेंज कर दें, जैसे अभी हमने एक पहले क्वेश्चन बताया था, तो इस क्वेश्चन में अगर हम m चेंज कर दें, तो देखो यहां पर हम एक नया इसी टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर Q1 Q2, ये माइनस, ये प्लस, और ये हो गया M1, ये हो गया M2। अब यहाँ पर फिर से वही ले रहे हैं, M1 ग्रेटर देन M2, M1 ग्रेटर देन M2। अब एंगल ये क्या था, एंगल ये θ1, और ये वाला एंगल अब क्या हो जाएगा, θ2। तो अब देखिए, अगर M1 को बढ़ाएंगे तो एक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तब अब ये किस साइड में भागेगा, पर उधर वाले में क्या होता था, अंदर भागता था, इधर बाहर भागेगा, बट θ1 क्या हो जाएगा, θ1 लेस देन θ2। अगर M1 ग्रेटर देन M2 होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, θ1 लेस देन θ2, ये आंसर आएगा। और क्या Q पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 पर, Q1 Q2 पर डिपेंड नहीं करेगा, Q1 Q2 को कुछ भी कर दो, थीटा पर डिपेंड, थीटा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। अगर मास हम इक्वल कर दें, मास क्या कर दें, मास इक्वल कर दें, तो Q1 Q2 को कुछ भी करते रहो, आप अलग अलग करते रहो, Q1 ग्रेटर देन Q2 या Q2 ग्रेटर देन Q1, थीटा पर कोई चेंज नहीं होगा, थीटा सेम रहेगा। थीटा सेम क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों पर सेम रहेगा। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चेंज नहीं होगा तब तक थीटा नहीं चेंज, मतलब तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण थीटा चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के प्रॉपर्टी क्या है, दोनों पार्टिकल पर ये सेम फोर्स लगाता है। जबकि अगर M1 M2 में चेंज कर देंगे तो फोर्स अलग हो जाएगा, तो थीटा चेंज हो जाएगा, जिधर M1 बड़ा रहेगा उस साइड का थीटा छोटा हो जाएगा, तो θ1 ग्रेटर लेस देन θ2। बट ये सबको दोनों में मैंने प्रीवियस वाले में भी बताया था, Q पर डिपेंड नहीं करेगा, Q कुछ भी हो, थीटा पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मास यहाँ बराबर कर दें, एक कंडीशन ये लिख ही देता हूँ मैं, अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ मैं, अगर मास M1 इक्वल टू M2 हो, तो चाहे Q1 ग्रेटर देन Q2 हो जाए या Q1 लेस देन Q2 हो जाए, इस सब केस में क्या होगा, θ1 इक्वल टू θ2। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। चलो, लॉम्बिस थ्योरम का यूज करके एक हम एरोडोप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एक वाल है, मतलब एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ L लेंथ पर क्या किया गया है, एक चार्ज यहाँ चिपका दिया गया है, चार्ज Q, ठीक है, ये चार्ज Q क्या किया गया, यहाँ चिपका दिया गया है, और L लेंथ का एक स्ट्रिंग में एक चार्ज Q को हिंज कर दिया गया है, यहाँ से मतलब फिक्स कर दिया गया है। तो ये हो गया, ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स लगेगा किसमें, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा।
ये फोर्स लगेगा एफ ई, ठीक है। तो इस एफ ई फोर्स से हमें कुछ नहीं करना है, और एक फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में जो होगा एम जी, ठीक है, और इधर टेंशन लगेगा टी। तो फाइंड करना है, फाइंड टेंशन टी, ठीक है, टेंशन टी फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, अगर लॉम्बीज थ्योरम का यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर लॉम्बीज थ्योरम का यूज नहीं करते हैं तो इसमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्स को ब्रेक करके इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, वो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो यहाँ लॉम्बीज थ्योरम का यूज करेंगे हम, और उस समय ये एंगल दिया हुआ है थीटा हो जाता है, तो ये एंगल मान ले रहे हैं थीटा। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। तो अगर दो लेंथ, एक ट्रायंगल में दो लेंथ क्या हो, इक्वल हो, तो उसके सामने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ, ये भी एल है और ये भी एल है, तो इन दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो इसके सामने के एंगल इक्वल होंगे। इसको हम मान ले रहे हैं थीटा 1, इसको मान ले रहे हैं थीटा 1। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? अब इस वाले लेंथ को हम बढ़ाते हैं आगे, इस वाले लेंथ को हमने आगे बढ़ाया, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन ये आगे जा रहा है, ये वाला लाइन इधर आ रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा 1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा 1। क्लियर? थीटा 1 हो गया। अब ये पूरा एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल हो गया थीटा प्लस थीटा 1। किसके सामने? टी के सामने। टी के सामने का एंगल थीटा हमने निकाल लिया। अब अगर एम जी के सामने का एंगल निकालने तो हमारा काम बन जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा? लॉम्बीज थ्योरम। तो एम जी के सामने का चलो एंगल निकाल लेते हैं। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये इस लाइन पर टोटल एंगल 180 में से ये कितना कम कर दे रहा है? थीटा 1। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा 1। ये टोटल इस लाइन पर एंगल कितना है? 180। ये टोटल एंगल 180 में से इधर कट कितना कम कितना हो जा रहा है? थीटा 1। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा 1। इतना सबके समझ में आ रहा है। अब इस ट्रायंगल से देख लो, इस ट्रायंगल से एंगल देख लो। इस ट्रायंगल में टोटल एंगल कितना होता है? 180 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 1। तीनों एंगल हमने जोड़ लिया, तीनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। तो 180 इक्वल टू क्या हो गया? थीटा प्लस 2 थीटा 1। अब 180 की जगह पर क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में? इस वाले इक्वेशन में 180 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस 2 थीटा 1। ये जो एंगल हमारा जो निकालना है, ये जो एंगल हमें निकालना है, ये कितना है? ये वाला एंगल, ये है 180 माइनस थीटा 1। अब 180 की जगह क्या पुट कर देना है? ये वाला वैल्यू, 180 के इक्वल ये वैल्यू है। तो यहाँ पर हो गया थीटा प्लस 2 थीटा 1 माइनस थीटा 1। तो ये कितना हो गया? थीटा प्लस थीटा 1, थीटा प्लस थीटा 1। मतलब ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल के वैल्यू क्या हो गया? थीटा प्लस थीटा 1। ये एंगल भी थीटा प्लस थीटा 1, ये एंगल भी थीटा प्लस थीटा 1। बस हमारा आंसर, मतलब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। तो टी अपान साइन थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू एम जी अपान साइन थीटा प्लस थीटा 1। ये दोनों कैंसिल आउट, टी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से टी इक्वल टू एम जी हमारा इजीली आ गया। बट अगर इसको हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में रिजॉल्व करके सॉल्व करना होता तो देखो कितने टाइप में हमें रिजॉल्व करना पड़ता। एक तो टी को इधर रिजॉल्व करो, इधर रिजॉल्व करो, दो टी को, एफ को भी इधर रिजॉल्व करो और इधर रिजॉल्व करो। तो इधर टी का कंपोनेंट प्लस एफ ई का कंपोनेंट इक्वल टू एम जी होता, और इधर क्या होता? टी का कंपोनेंट इक्वल टू एफ ई का जो इधर का कंपोनेंट आ रहा है उसके इक्वल करना होता। दोनों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के इक्वेशन बनते, फिर उसको सॉल्व करते, फिर टी इक्वल टू एम जी आता। बट हमने यहाँ पर क्या किया है? डायरेक्ट लॉम्बीज थ्योरम का यूज किया है। डायरेक्ट हमने एंगल निकाला है और एंगल निकाल के वहाँ से हमारा इजीली आ गया टी इक्वल टू एम जी। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक पेंडुलम है,
ये पेंडुलम है और इस पर चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, मास m, और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि u क्या हो मिनिमम, कि किस मिनिमम u से इसकी क्या वेलोसिटी यहाँ पर दिया जाए मिनिमम, कि ये सर्किल पूरा कर जाए। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत कम है, सर्कुलर मोशन ज़्यादा है। तो पहले हमें सर्कुलर मोशन का फंडा क्लियर होना चाहिए। तो इधर देखो हम सर्कुलर मोशन का पहले बता दे रहे हैं। मान लो अगर सर्कुलर मोशन में यही दिया होता, u है, ये यहाँ हिंज किया हुआ है कि इसमें मिनिमम वेलोसिटी क्या दे कि ये पूरा सर्किल पूरा कर जाए। तो ये पूरा सर्किल मान लो ऐसे सर्किल पूरा कर रहा है इस टाइप से, तो यहाँ वेलोसिटी u। अब देखो ऊपर वाले पॉइंट पर क्या होता है, ऊपर वाले पॉइंट पर नीचे क्या लगता है, t, ये मान लो a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। तो यहाँ पर लगेगा TC प्लस mg, और इधर अगर यहाँ वेलोसिटी b हो गया तो यहाँ पर क्या लगता था, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, mv स्क्वायर बाई r। अब यहाँ पर देखो कंडीशन ऊपर क्या हो सकता है, टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होगा, इसमें एक ही पॉइंट है जहाँ पर टेंशन जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी चलेगा, लेकिन एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंशन जीरो हो सकता है, वो है सी पॉइंट। तो TC यहाँ से लिखेंगे TC ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, TC ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर देखिए TC प्लस mg किसको बैलेंस करेगा, mv स्क्वायर बाई r। यहाँ से TC क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई r माइनस mg, और TC क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो इसको हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कर दिया। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू mg, mm कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर इक्वल टू gr। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन, तो देखो कैसे लिखेंगे आएगा, तो वर्क डन बाई mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको देखो लिखने के कई तरीके होते हैं, हर एक पॉइंट से इसको लिख सकते हो। मान लो हम इस पॉइंट पर लिख रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर हम लिख रहे हैं C पर, तो C पर क्या होगा, वर्क डन बाई mg, C पर हम पहुंच गए हैं, तो ये यहाँ से इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, -2r। तो वहां पर अगर हम फोर्स लिखें, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एट पॉइंट C, तो हो जाएगा mg, और r क्या है, -2r, mg -2r, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन बाई mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर माइनस चेंज कितना हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर। तो ये हमने कहाँ पर लिखा, ये कौन से पॉइंट पर बैठ के हमने लिखा है, C पर। अब अगर यही A पॉइंट से लिखना हो, A पॉइंट पर लिखना हो, तो यहाँ पर क्या है इस पॉइंट पर अब हम कहाँ से लिख रहे हैं, पॉइंट A से। तो पॉइंट A से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर क्या है, हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी केवल है, काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, mg2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वेशन सेम है। इसमें क्या है, माइनस, तो इसमें अगर इस वाले को mv स्क्वायर को क्या करोगे, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस हाफ m, 1 मिनट, ये mu स्क्वायर है। ये नीचे क्या है, टोटल केवल काइनेटिक एनर्जी है और ये है mu स्क्वायर। तो इसको अगर इधर ले आओगे तो हाफ mu स्क्वायर हो गया।
और इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा mg2r, और ये प्लस में mb² है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन सेम ही है, केवल देखने का थोड़ा सा चेंज हो रहा है देखने में। तो यहाँ से देखो यम कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा u² इक्वल टू 4gr प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आ रहा था, b² इक्वल टू एंड ग्रेटर देन gr। तो अगर यहाँ से u² को लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन 4gr प्लस gr। तो यहाँ से u² क्या आ जाएगा, u² ग्रेटर देन 5gr, मतलब u ग्रेटर देन रूट ऑफ 5gr। ये हमारा कंडीशन आता था किसमें, ये हमने केवल रिकॉल करने के लिए बताया। ये कब कंडीशन आता था, जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते थे और यहाँ पर कितना वेलोसिटी दे दें कि ये एक पूरा सर्किल पूरा कर जाए, तो इतना वेलोसिटी देते थे। और इसी में देखो हमने पढ़ा था इतने पर क्या होगा, फुल सर्किल इतने पे हो जाएगा। बट अगर इसमें अब वो मैं कंडीशन नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कर देंगे तो वो आएगा u लेस देन रूट 2gr। ठीक है, u लेस देन रूट 2gr। और अगर इसके बीच में u, तो ये क्या था, u ग्रेटर देन रूट 5gr। तो ये क्या है, फुल सर्किल। ये क्या है, पेंडुलम। पेंडुलम क्यों, अब यहाँ तक जाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे इतने दूर में केवल पेंडुलम कर सकता है। और अगर इसी को हम लिख दें 2gr लेस देन u लेस देन रूट ऑफ 5gr। अब क्या होगा, ये इससे बड़ा है, मतलब इसके ऊपर चला जाएगा, बट इससे छोटा है तो यहाँ तक नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ कहीं से ऐसे ही गिर जाएगा और फिर यहाँ से फिर सर्किल को क्या करेगा, कंटिन्यू कर लेगा। तो ये अभी हम लोगों ने क्या सीखा, केवल किसके लिए, नॉर्मल सर्किल के लिए। अब यहाँ पर देखो हम किसके लिए जा रहे हैं बनाने इसको, जिसमें हमारे पास एक और फोर्स आ गया जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इसका सर्किल कुछ इस टाइप से बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या फोर्स लगेगा, पहले जो फोर्स लग रहे थे उसमें 2 तो यही लगेंगे, ये पॉइंट हो गया C, तो TC प्लस mg। और ऊपर को क्या फोर्स हो जाएगा, पहले एक ही फोर्स था mv²/r, अब ये तो रहेगा ही, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा जो होगा kq²/r। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, TC प्लस mg इक्वल टू mv²/r प्लस kq²/r। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, TC ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, जो वहाँ पर कंडीशन लिए थे, मतलब ऊपर वाले ही पॉइंट पर हमारा टेंशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर और कहीं 0 हो गया तो सर्किल पूरा नहीं करेगा और सबसे मिनिमम टेंशन ऊपर होगा, इसलिए हम ऊपर ही 0 मान रहे हैं। ठीक है, और अगर ऊपर अगर 0 से बड़ा हो गया तो हर जगह 0 से बड़ा रहेगा, ऊपर अगर 0 हो भी गया मिनिमम क्रिटिकल कंडीशन के लिए तो भी हर जगह 0 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ से देखिए TC क्या हो गया, TC mv²/r प्लस kq²/r माइनस mg। अब TC ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो TC हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें निकालना है b², तो यहाँ पर हो गया mv²/r इक्वल टू r ग्रेटर देन mg माइनस kq²/r। r से इधर मल्टीप्लाई होगा और b से डिवाइड होगा, तो b² क्या हो जाएगा, b² mg/r, m से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा gr माइनस kq², r से ये है r², यहाँ पर है भाई r², ये r² है यहाँ पर, kq/r², तो ये भी है r², तो r से मल्टीप्लाई होगा तो r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये r और m से डिवाइड होगा तो m,
तो ये हमारा आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? सेकेंड इक्वेशन आएगा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है टेंशन, तो वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई टेंशन, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट किस पर है? एट द एंगल 90, तो ये जीरो हो गया। वर्क डन बाई mg जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो जीरो है, बट हर एक पॉइंट पर जीरो नहीं है। जैसे उस वाले कंडीशन में मैंने बता दिया है कि यहाँ mg लग रहा है बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये एंगल 90 नहीं हो रहा है, तो ये जीरो नहीं होगा। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक से जीरो होगा क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ये जीरो हो गया। अब वर्क डन बाई mg, तो इसको हम केवल एक ही जगह पर लिखेंगे, मतलब जैसे वहाँ दो टाइप से हमने लिखा था, यहाँ केवल एक पॉइंट पर हम किसी भी पॉइंट पर लिख लेते हैं। तो चलो ए से लिख लेते हैं। तो ए पर अगर लिखेंगे तो ए पर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई mg टू mgr इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mb स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m को कैंसिल आउट कर देंगे, m को कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4gr इक्वल टू u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये u स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया? u स्क्वायर इक्वल टू 4gr प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो ये हो गया 4gr प्लस gr माइनस के क्यू स्क्वायर अपान mr। तो 4gr एंड प्लस gr 5gr, तो ये हो गया u स्क्वायर इक्वल टू 5gr माइनस के क्यू आर अपान mr। ठीक है, तो अगर ये u का ये हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये हो गया u इक्वल टू, और यहाँ अगर हम क्या पुट कर रहे हैं? अगर यहाँ b पुट कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर अपान, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको मैं यहाँ बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, u ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर अपान mr। ये किसके लिए है? ये इस वाले के लिए निकाला गया, जबकि ये वाला किसके लिए था? इसके लिए था। ठीक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज वहाँ पर फिक्स नहीं किया गया था। तो अगर हम कितना वेलोसिटी यहाँ पर दे दें, मिनिमम इतना वेलोसिटी दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सर्किल पूरा कर जाएगा। जबकि इसमें क्या था? रूट 5gr। अब यहाँ पर देखो, रूट 5gr में से कुछ वेलोसिटी, कुछ क्या हम कम कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी कम कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या करना होगा हमें? 5gr, यहाँ 5gr, तो इसमें कुछ वेलोसिटी अगर हमें क्या करना होगा? कम। अगर इसको हम u1 मान लें, इसको हम क्या मान लें? u1, इसको मान लें u2, तो क्या हो गया? कौन सा बड़ा हो गया? u1 ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन u2। और क्या क्या पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है? ऐसे ही अगर यहाँ हम एक पॉइंट क्या ले लें? b, तो अगर इसमें ये कंडीशन निकालना हो कि इसमें एक पॉइंट यहाँ पर हमने b ले लिया, इसमें ये कंडीशन निकालना हो कि केवल ये SHM करे, पूरा सर्किल ना फॉलो करे, केवल SHM करे, तो इसमें भी ऐसे यहाँ पर क्या करना होगा? फिर ये वाला जो फोर्स बैलेंस, ये मतलब हम जो कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन यहाँ पर बनाना पड़ेगा।
तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेंशन जीरो, तो यहीं पर टेंशन जीरो होगा, यहीं से वापस लौट आएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स मतलब इक्वेशन बना लेंगे, तो SHM का इक्वेशन आ जाएगा, वो आप लोग को बनाना होगा तो बना के देखिएगा। तो ये था आज का हमारा पेंडुलम प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे, पेंडुलम प्रॉब्लम हो गया हमारा वेक्टर। दो टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं। एक हम जो वेक्टर फार्मूला जो होता है, वेक्टर फार्मूले की हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है, और एक इंटीग्रेशन का हेल्प करके क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें इंटीग्रेशन से क्वेश्चन करना होगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे कूलॉम्स लॉ यूजिंग वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद फिर एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें होगा हमारा कूलॉम्स लॉ यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इसके अगले टर्न पे हम वेक्टर फॉर्म, फिर उसके टर्न पे इंटीग्रेशन का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। और एक क्लास अभी हमारा होगा जिसमें हम परमिटिविटी पर बात करेंगे, मतलब परमिटिविटी जो हमारा ये के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी ये सब क्या होता है, उससे क्वेश्चन पर क्या अंतर आएगा, फोर्स पर क्या अंतर आएगा, वो सब हम बात करेंगे। तो अभी टोटल हमें तीन लेक्चर और लगेंगे, तब हमारा पूरा होगा कूलॉम्स लॉ। तो कुछ लोग देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे हमारे यहाँ तो एक लेक्चर में कूलॉम्स लॉ पूरा होता है, यहाँ 5 लेक्चर में कूलॉम्स लॉ पूरा हो रहा है। तो आप खुद रियलाइज करोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अगर आप पूरा 5-6 लेक्चर देखते हो कूलॉम्स लॉ का, तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, वो चाहे टफ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो। तो अगर आप लोगों को ये सब हेल्पफुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।